नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में हम बात करने वाले संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको मिलता है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड हम सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि नागरिकता क्या होता है। ठीक है, किसी भी देश के निवासक ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय या अधिकार प्राप्त होता है, उस देश का नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई नागरिकता या नागरिक। अब बात करते हैं भारत में किस तरह की व्यवस्था है। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इसका हमने डिस्कस पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एकल नागरिकता मतलब अगर ये भारत है तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, तो आपको हर राज्य के लिए अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो पूरा एक भारत का नागरिक हो आप, ना कि अलग अलग राज्य के। जबकि यूएसए में ऐसा होता है कि आपको देश के लिए अलग नागरिकता होता है और राज्य के लिए अलग नागरिकता होता है, जिसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत के संविधान में इसका उल्लेख भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों को पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी बातें कही गई है वो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की बातें कही गई हैं। ठीक है, और संसद को इस बात का अधिकार देता है हमारा संविधान कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है या उससे संबंधित कानून, सारे भी कानून होगा उसकी व्यवस्था करना, उसमें संशोधन करना, ये सारा अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। इस तरह संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या क्या चीजें उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय भारतीयों की नागरिकता। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे अनुच्छेद 5 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाला ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत में रह रहा हो तो भी वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये हुआ था अनुच्छेद 5 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 6 में आपको मिलता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, अब सभी को पता होगा कि जब बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ के लोग यहाँ पे भारत में आए तो इन लोगों की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 6। किसकी? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ शर्तें होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान से भारत आए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता, दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत, जहां पे भी आपको अविभाजित भारत मिलेगा आपको समझना है कि 1935 से पूर्व भारत, मतलब 1935 में भारत शासन द्वारा परिभाषित जो भारत था जिसमें आपका अभी का बांग्लादेश हो गया, अभी का पाकिस्तान हो गया और बर्मा का कुछ क्षेत्र, ये सब जुड़ा हुआ था। तो इस भारत में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तान से भारत आकर भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन आपको 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आना होगा। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भारत आए हैं वो डायरेक्ट भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद आते हैं तो उनको भारत सरकार द्वारा नागरिक पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, और ये पंजीकरण वो तभी करा सकते हैं जब वह कम से कम भारत में 6 महीने गुजार लिए हों। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 ही डेट क्यों रखा गया? क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पे एक परमिट पद्धति लागू किया था 19 जुलाई 1948 को गदर नाम से, जिसके तहत कोई भी अंतिम बार भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ जा सकता है, उसको बिना किसी पंजीकरण के नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाकर भारत वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। देखिए, अनुच्छेद 6 और 7 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 6 में क्या था? वो पाकिस्तान से ही भारत आया था। और अनुच्छेद 7 में क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो और किसी कारणवश यहाँ उसका मन नहीं लगा या कोई भी कारणवश वो वापस आना चाहता है भारत में, तो भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, पाकिस्तान जाकर भारत में वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब बंटवारे के समय, भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर वापस लौटना चाहता हो, वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसको भी क्या कराना होगा? आकर यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा और 6 माह तक रुकने के बाद वो पंजीकरण करा पाएगा। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 8 पे।
अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्ति की नागरिकता। देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो ऐसे कुछ भारतीय व्यक्ति भी होंगे जो विदेशों में जाकर रहते होंगे, ठीक है, तो इनके लिए भी नागरिकता का व्यवस्था किया गया कि वो भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत, जैसे कि मैंने बताया है, में पैदा हुआ हो और अविभाजित भारत मतलब इससे बाहर रह रहा हो, ठीक है, तो वही भारत का नागरिक बन सकता है यदि शर्तें क्या क्या हैं? भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया हो, उसको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना होगा। वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या काउंसुलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। जैसे कि वो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, या वो कहीं भारत के बाहर कहीं भी रह रहा हो, तो भारत के जो प्रतिनिधि होते हैं, राजनयिक काउंसुलर प्रतिनिधि, वो हर देश में होते हैं, वहां पे उसको जाकर, जिस देश में वो अभी फिलहाल रह रहा है, वहां पे उसको जाकर पंजीकरण कराना होगा कि मुझे भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या करना होगा, बताइए, ठीक है। तो वहां पे जाएगा वो और पंजीकरण कराएगा और उसके बाद वो है भारत का नागरिक बन जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद 9 में नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के 3 तरीके बताए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि नागरिकता आप कैसे खो सकते हो। एक तो आपका स्वैच्छिक त्याग से, अगर आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा बर्खास्ती द्वारा, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है, वो अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है तो उसी समय भारतीय नागरिकता स्वतः बर्खास्त हो जाती है, ठीक है। वंचित करके, तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि वह नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, मतलब झूठी जानकारी देकर अगर वो नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और इसी में क्या क्या है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, देशद्रोही साबित हो जाने पर भारत सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्ष तक विदेश में रहने पर, ठीक है, बिना सूचित किए मतलब वो बिना वीजा के बाहर रह रहा है, ठीक है, मतलब बिना किसी परमिशन के बाहर रह रहा है, अवैध रूप से बाहर रह रहा है, तो 7 वर्ष तक अगर ऐसा करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि पंजीकरण या नागरिकता लेने के 5 वर्ष के भीतर नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हो जाती है, जब वो पंजीकरण कराया वो भारत का नागरिक बन गया और उसी 5 वर्ष के भीतर ही 2 वर्ष की अगर उसको कहीं पे सजा हो जाती है, ठीक है, तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बने रहना, आप तो ये अनुच्छेद 9 का जस्ट उल्टा है। अगर आप अनुच्छेद 9 में वर्णित किसी भी तरीकों को नहीं अपनाते तो आपका नागरिकता बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 11 आपको याद रखना है, ठीक है। या अगर आपको पूछा गया कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो याद रखना संसद को है। तो संसद ने इस कानून के तहत, इस अधिकार के तहत एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसको देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद, वो सारी चीज हम 5 से 11 पढ़े, वो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के बारे में था। अब ये संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन, ठीक है, नागरिकता हम कैसे अर्जित कर सकते हैं और समाप्ति के उपबंध को बताता है। इसमें अभी तक 8 बार संशोधन किया गया है। 1955 में बना कानून को 8 बार संशोधन कर चुके हैं। कब 1957 में, फिर 85 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। इस तरह 8 बार हम संशोधन कर चुके हैं। तो देखिए, नागरिकता समाप्ति कैसे समाप्त हो सकता है उसको तो हमने इस थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे हम नागरिकता अर्जन के बारे में, ठीक है। नागरिकता अर्जन, तो यहाँ पे देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके बताए गए हैं। पहला जन्म के आधार पर, फिर दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और 5वां क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले, ठीक है। तो ये डेट क्यों मेंशन है, क्योंकि इसके बाद फिर संशोधन हुआ होगा और उसके बाद कुछ और अलग कानून आया होगा, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को या के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता भारतीय हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो सकता था। ये व्यवस्था थी
26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संशोधन कुछ हुआ होगा। 1 जुलाई 1987 के बाद क्या हुआ, भारत में जन्मा कोई व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो 1 जुलाई 87 में संशोधन किया गया कि उसके माता पिता में से किसी एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, जबकि इससे पहले क्या था, फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माता पिता भारतीय हो या ना हो। इसके बाद फिर ये नया आया कि यदि व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है तो वह तभी भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से दोनों को, ठीक है, माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो तो वो नागरिक कहलाएगा, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसका मतलब क्या है, अगर एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी मतलब गलत तरीके से भारत में ना रहा हो, वो भारत सरकार को बताकर यहाँ का वीज़ा लेके भारत में अगर रह रहता है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में जन्मे विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ भी भारत में भी विदेशों के जो राजनयिक जो है यहाँ पे रहते हैं, तो अगर वो उनके बच्चे अगर होते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, या शत्रु देश के बच्चे जो हैं भारत की नागरिकता अर्जन नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम वंश के आधार पर। ठीक है, जन्म से हम देख लिया, अब देखते हैं वंश के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो। कौन भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ पे सिर्फ पिता के बारे में बताया गया था, फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद ये कह दिया कि माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगा। फिर 3 दिसंबर 2004 को भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के 1 साल की अवधि के अंदर उसने भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया हो। अगर बाहर जन्म हुआ है उनका, ठीक है, तो आपको 1 साल के अंदर अवधि के अंदर क्या कराना होगा, आपको पंजीकरण कराना होगा भारतीय दूतावास में। ठीक है, जहां भी आप रह रहे हो वहां जाइएगा और वहां भारतीय दूतावास में आपको पंजीकरण कराना होगा, तब वो आपके बच्चे को जो जन्म लिया है उसको क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। अगर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं तो केंद्र सरकार की अनुमति लेकर आप पंजीकरण 1 साल के बाद भी करा सकते हैं, लेकिन आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि बच्चे के पास किसी अन्य देश के, ठीक है, किसी अन्य देश के पासपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ होगी। देखिए, जन्म और वंश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म के आधार पे मतलब आपको भारत भूमि पर ही जन्म लेने वाले की बात कर रहा है ये, और वंश मतलब अगर वो ये भारत के बाहर जन्म लेता है तो हम कैसे उसको नागरिकता दे सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह, अब देखते हैं इसमें क्या क्या शर्तें हैं। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण आवेदन से पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। भारतीय मूल मतलब अगर उसके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, तो उसको भारत में अगर 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा तभी वो भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण आवेदन दे सकता है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश में साधारण निवास हो, मतलब वो अवैध रूप से निवास नहीं कर रहा हो, वो कानूनी तौर पर वहाँ पे निवास कर रहा हो प्रॉपर वीजा वगैरह लेकर। ठीक है, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, अगर ये तो हो गई भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात, अगर वो भारतीय मूल का नहीं है लेकिन वो भारतीय व्यक्ति से विवाह कर लिया हो तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी यदि 7 साल वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चों को भारतीय नागरिक, उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारतीय नागरिक हों। ठीक है, अब जो भारतीय नागरिक होंगे उसके अवयस्क बच्चों के लिए भी आप क्या कर सकते हो, पंजीयन कर सकते हो। अब देखते हैं देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा हमको कैसे नागरिकता मिल सकती है। कोई विदेशी व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यदि, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोका जाए। अगर आप किसी ऐसे देश के व्यक्ति हैं जहां पे आपको रोका जा सकता है, वहां का ऐसा कानून हो कि आप बाहर देश के नागरिक नहीं बन सकते, तो आपको यहाँ देशीकरण द्वारा आप भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे।
उसने अपने देश की नागरिकता त्याग कर दिया हो। अगर आप भारत के नागरिक बनना है आपको, तो आप जहाँ के निवासी हैं आपको वहाँ का नागरिकता का परित्याग करना होगा और केंद्र सरकार को इस बात की सूचना देना होगा। ठीक है, वह आवेदन करने से पहले 12 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, ठीक है, या भारत सरकार की सेवा में हो। देखिए हाल ही में अदनान सामी जो थे उनको भी भारत की नागरिकता मिली है, तो उसे देशीकरण के द्वारा ही नागरिकता मिली है। वो 12 वर्ष से अधिक यहाँ पे रह चुके थे और उन्होंने अप्लाई किया था और पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, केंद्र सरकार उचित समझे तो यह अवधि घटा भी सकता है। अगर केंद्र सरकार को लगा, ठीक है, या कुछ विशेष परिस्थिति में वो यह अवधि घटा भी सकता है। अब ये जो 12 वर्ष है उसमें जो पहले का 7 वर्ष होगा उसमें का 4 साल लगातार आपको भारत में रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप 12 वर्ष तक भारत में रहने के लिए यहाँ पे वीज़ा और ले लिया और बाहर जाकर घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 12 वर्ष में जो पहले 7 वर्ष होगा उसमें का जो 4 साल होगा उसमें आपको कंटिन्यू यहाँ पे रहना होगा, भारत में रहना होगा, तो भारत सरकार की सेवा में रहना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा या अर्जित भूभाग का विलयन। ठीक है, जैसे इसमें हम देखते हैं क्या होता है जब कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, जैसे सिक्किम बनना, गोवा बना, ठीक है, दमन और दीव बना, तो ऐसे में क्या होता है, तो वहाँ के लोगों को सरकार भारत का नागरिक घोषित कर देता है। अब वो देश का हिस्सा बन गया, अगर भारत का हिस्सा बन गया तो वहाँ के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम, दमन और दीव, पौंडीचेरी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हो गई नागरिकता अर्जन करने के तरीके। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अप्रवासी भारतीय, जैसे नॉन रेसिडेंशियल इंडियन NRI किसे कहते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO किसे कहते हैं, और विदेशी भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों में हम थोड़ा अंतर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अप्रवासी भारतीय, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। तो भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर निवास करते हैं, ठीक है, जो भारत के बाहर निवास करते हैं लेकिन है भारतीय नागरिक, वो भारतीय नागरिक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और भारत के बाहर निवास करते हैं मतलब जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, वो होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन NRI। ठीक है, ये भारत के नागरिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश के नागरिक है, और जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे और हाल में वर्तमान में जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हो। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज तो भारतीय नागरिक थे लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। विदेशी भारतीय नागरिक ये क्या होता है, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया हो, सिर्फ उसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो कहलाता है विदेशी भारतीय नागरिक। ठीक है, भारत में जन्म लेना जरूरी है, आपको इसको ये समझना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई जिस पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था, तो तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ कंपेयर करके आपको बता दिया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।